अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट के हवाले से जो बहुत कुछ कह रहा है। अगरचे हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में इस हवाले से इशारतन, किनायतन, रास्त तौर पर, बिर्रास्त तौर पर, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जिस अंदाज में भी, जिस दायरे कार में रहते हुए जो कुछ बात कर सकते थे वो हमने कोशिश की। यकीनन हमारे लिए नई नहीं है बातें, लेकिन जिस तरह के डेवलपमेंट्स जब भी आते हैं तो फिर उस पर बात होती है। और फिर हमारे मीडिया को हम ये देखते हैं कि वो एक जिस तरह का बहाव होता है उसमें वो अपने आप को सरेंडर कर जाते हैं और फिर वो उसी बहाव के तहत बहने लगते हैं। लेकिन हमारी ये रिवायत नहीं है। हम उन्हीं मामलात पर, उन्हीं हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं जो असल होती है, जो असास होती है, जो बुनियाद होती है। ये हमारी कोशिश होती है, वरना बहाव में बह जाएं तो फिर उसकी क्या अहमियत है। तो फिर ये तो सभी लोग जिस तरह से इनको जो कुछ पढ़ाया जाता है, जो कुछ दिखाया जाता है, तो आम लोगों में और फिर वो सहाफ़ती जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उसमें फ़र्क क्या होगा। तो बहरहाल इस वक्त अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुक़ात को लेकर मीडिया में जिस तरह की चर्चाएं, जिस तरह के तबसरे और जिस तरह का यानी एक खुशगवार एक तासुर दिया जा रहा है, यकीनन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए इस तरह की बातें। पड़ोसी ममालिक आपस में जो है इनके ताल्लुक़ात अच्छे होने चाहिए, ये कौन चाहेगा कि ना हो। तो बहरहाल हम भी जो है इसकी हामी भरते हैं, हम भी जो है इसकी तायीद करते हैं, हम भी जो है इसको खुश आइंद समझते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वो भी होती हैं जो किसी भी मुल्क के रिजर्वेशंस होते हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनके अपने मफादात होते हैं, उनके अपनी आइडियालॉजी होती है। इससे तो कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। बहरहाल हम इसको बुनियाद समझते हैं। तो हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुक़ात के हवाले से। यानी अगर देखें तो सदियों पुराने हमारे ताल्लुक़ात रहे हैं। डायरेक्टली पाकिस्तान बनने से पहले अगर देखें तो कोई पड़ोसी मुल्क था तो अफ़गानिस्तान था। तो हम बात करेंगे सिर्फ अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुक़ात, जो नई बात नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे तालिबान और भारत के ताल्लुक़ात के हवाले से, तालिबान और भारत के इन नए ताल्लुक़ात के हवाले से कि वाकई ये ताल्लुक़ात, इसकी बुनियादें क्या हैं। आगे की बात हम मौजूद मेहमान से आगे करेंगे और इसके साथ फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो शुरू हुआ है। वैसे छुटपुट मामलात हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, अफ़गानियों का इनख़िलाब पाकिस्तान से था, बहुत सारे वजूहात बन रहे थे। लेकिन अभी 24 घंटों के दौरान जिस तरह की खूनरेज़ी हुई है दोनों सरहदात की, यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान की जो सरहद है, मगरबी सरहद हम कहेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे, तो जिस तरह की 12 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब जो खूनरेज़ झड़प हुई है, बड़ी तादाद में जाने गई हैं, 250 के करीब कहा जा रहा है कि जाने गई हैं। क्या मामला है? जो भारत का दौरा करने वाले वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के थे, वो फौरी तौर पर अपने दौरे को मुख्तसर करते हुए आगरा का दौरा मनसूख किया और वो काबुल के लिए वापस हुए। तो बहरहाल हम देखेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है। तो इवन हम ये देख सकते हैं कि टोटल बर्रे सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में क्या सूरत हाल है। इसके बाद फिर हम गाज़ा का रुख करेंगे, गाज़ा में क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। कल का दिन मंडे का रोज़ और 13 अक्टूबर यानी सभी की नज़रें गाज़ा के हवाले से, शर्म शेख मिस्र में जो समिट होने जा रही है सीज़ फायर के हवाले से, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत कर रहे हैं, काफ़ी अहमियत का हामिल कल का दिन भी है। सभी की नज़रें टिकी हुई हैं कि इज़राइल क्या करता है, हमास की जानिब से क्या होता है और आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या ख़तरात बरक़रार हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार वाहिद असीम साहब। मैं वाहिद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, हम बातचीत से पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा पैनल से भी कि थोड़ा सा जायज़ा लें कि किस तरह की झड़पें हुई हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, दो पड़ोसी मुल्कों के दरमियान होने वाली खूनरेज़ झड़पों पर एक नज़र डाल देते हैं। दो बरादर मुल्क जिनके बारे में शायद कभी ये नहीं सोचा गया था कि वो भी आपस में एक दूसरे का खून बहाएंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब दोनों मुल्क की सरहदात पर पाकिस्तानी फोर्सेस और मुबैना अफ़गान फोर्सेस के दरमियान खूनरेज़ झड़प हुई, जिसमें तकरीबन 250 के करीब हलाकतों की इतलात है।
पाकिस्तान ने दावा किया है कि इसने 200 दहशतगर्द खवारिज मुसल्ला अनासिर को हलाक कर दिया है जिन्होंने पाकिस्तान की फौजी पोस्टों पर हमला किया था। काबुल की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से अफगानिस्तान की चौकियों को निशाना बनाने पर अफगान फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 58 पाकिस्तानी फौजी मारे गए और बड़ी तादाद में जख्मी हुए। जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस ने वार्निंग जारी की है कि बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी तरह की दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तानी फोर्सेस बराह रास्त अफगानिस्तान में तालिबान की पोस्टों को, चौकियों को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सरहद पर पेश आने वाली झड़प में 23 पाकिस्तानी फोर्सेस की कुर्बानियों पर खराज पेश करते हुए अफगान हुकूमत को खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को फितने, खवारिज और इसके पुष्ट पनाहों की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दों से मुताल्लिक़ आगाह किया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत ने अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी पर रोक नहीं लगाई। इसी दौरान पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि वह प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। उन्होंने दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलव्वस होने के संगीन बौखलाहट से दो चार इल्ज़ाम आयद कर दिए। पाकिस्तानी वजीर इत्तलात व नशरियात अतात तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की मगरबी सिम्त से किसी भी तरह की जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने रिमार्क किया कि दहशतगर्दों के पाकिस्तान पर हमले ऐसे वक्त हुए हैं जबकि अफगानिस्तान के वजीर खारिजा भारत में बैठे हुए हैं। ख्याल रहे अफगानिस्तान के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी जो भारत के दौरे पर थे, जिन्होंने अपने दौरे को मुख्तसर करते हुए मुल्क वापस हुए हैं। आपको बता दें अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने देवबंद में हाजिरी दी और हाजिरी के बाद वो आगरा में ताजमहल की सैर करने वाले थे। ताहम अफगान पाकिस्तान सरहद पर होने वाली खुरेज झड़पों के बाद उन्होंने आगरा के दौरे को मनसूख किया। तो नाज़रीन, ये सरसरी सूरत हाल है। अब पस मंज़र का, कॉन्टेक्स्ट का जायज़ा लेंगे और ये शायद एक वाकई जो है एक नाजुक सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसका विश्लेषण एनालाइजेशन यानी कहाँ से इसको यानी आगाज़ किया जाए मैं सोच रहा हूँ। लेकिन बहरहाल वाय साहब से हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए नई बात नहीं है। वाय साहब, आगाज़ यहीं से करेंगे क्योंकि करंट सिचुएशन है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी शदीद किस्म की जो है ये झड़पें हुई हैं और ये भी अंदाज़ा फ़िलहाल तो सुकूत का मामला है, लेकिन ये भी अंदाज़ा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई भी वाक़या फिर एक कोई बड़ी झड़प का बाइस बन सकता है। क्या आपके पास इतलात है, किस तरह से सूरत हाल को आप देख रहे हैं? जी वाय साहब। देखिए, जो अभी तक ऑथेंटिक जराए से जो इतला है, हाँ, या टीवी की डिक्लेरेशन जिस तरह की है, हाँ, उसको अगर हम खबर मान लें जी, तो फिर उसमें 19 इलाकों में 19 चौकियों पर कब्जा अफगानिस्तान की और 58 इसमें जो है पाकिस्तानी के मारे जाने की भी बात की जा रही है। हाँ, अगर ये मतलब जो है तालिबान ने पाकिस्तानियों के 58 लोगों को मारने की बात की है और पाकिस्तान की तरफ 200 के करीब कुछ और बात की जा रही है कि भाई हमने मारे। मगर 58 पाकिस्तानी सैनिकों का मारा जाने की बात कर रहा है अफगानिस्तान। उन्होंने और क्या नुकसान पहुंचाया, उनके हैंड ओवर कर दिया, इस तरह की जो बातें की गई है जी, ये बेसिकली मेरे ख्याल से इस मामले में बैकडोर पर बहुत से लोग शामिल हो चुके हैं, जिसमें ये बात की जा रही है कि भाई ये अब जो ब्रदर है आपस में ये कम से कम इस वक्त लड़े नहीं। जी, मैं पैनल से चाहूंगा कि टाइटल डालें प्लीज। हाँ, लड़े नहीं, मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इसी वक्त लड़ने के लिए अगर अब आप ये मान के चलें कि भारत में तालिबान का आना इसका कारण है या फिर तालिबान के अंदर जो टीटीपी है वो इसका कारण है, नहीं, इसको थोड़ा सा बारीक नजरों से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जिस तरह पाकिस्तान के जर्नल ने जो है 10-10 दिन पेंटागन में गुजारे हैं जी, ट्रंप के साथ गुलछर्रे उड़ाए हैं, दुनिया के अलावा अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दावतें खाई हैं, उन सब का कुछ ना कुछ तो आपको बदला देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो आपको बदला देना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा है नहीं। तो अब मसला ये उठता है
कि तो यहाँ पर भाई साहब मैं माजरत के साथ आपसे पूछना ये चाहूँगा कि क्या यानी जो फायरिंग है या फिर जो हमले है या खून रेजी है उसका आगाज़ पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, क्या ये आप बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान ने पहले जो है एयर स्ट्राइक किया है। लेकिन पाकिस्तान के भी दावे के हवाले से अगर हम देखें तो वो आज के हमले की बात नहीं है, बल्कि वो मुसलसल ये कह रहा है कि जो अफ़गानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं जिसके हवाले से हमने भी कभी बोला है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमारे मुल्क में भी उन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की थी, हमले किए थे, तो वो उसका भी वही कहना है कि बहुत सारे जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको आप पाकिस्तान की सरजमीन पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी तायद कर रहे हैं, जिसमें सबसे सर फहरिस्त टीटीपी है। तो बड़ी सीधी बात ये है ना, जी आप टीडीपी से फहरिस्त को रखते हैं, आप उनके यहाँ पर पहले दिन एयर स्ट्राइक करते हैं, फिर जमीनी ऑपरेशन करते हैं, और जमीनी ऑपरेशन और ये सब कुछ करने के बाद आप जो है ये कहते हैं कि अब रिटेलिएट भी नहीं होगा, तो रिटेलिएट तो होगा, रिटेलिएट के बाद फिर से इन्होंने हमले किए हैं। देखिए बात क्या है, इसकी शुरुआत अफगानिस्तान ने नहीं की है, इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की। अच्छा। और पाकिस्तान ने पहले एयर स्ट्राइक किया, वो ये कहेगा कि पहले जो मारे गए थे पाकिस्तान में जो हमला हुआ, लेकिन भाई साहब देखें, मैं बिल्कुल हम कट टू कट बात करेंगे बिल्कुल, ताकि हर जो बात को आप रख रहे हैं उसका वहीं पर जो है उसका नतीजा सामने आ जाए। देखिए इस जंग को क्या आप 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटों की हम बात थोड़ी कर रहे हैं कि जो है जिसमें हम ये देखें कि अभी किसने हमला किया, ये तो मतलब एक लॉन्ग टर्म वाली बात है। यानी ये मुल्क इस मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई एक अरसे दराज से आप हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारे मुल्क पर यानी पड़ोसी मुल्क की जानिब से एक अरसे दराज से जो है दहशतगर्दी का निशाना बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म में अगर आप जाके देखेंगे तो मुसलसल हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, तो जिसका जवाब पाकिस्तानी फोर्सेस अब दे रही हैं। ये इस पस मंज़र में क्यों नहीं देख रहे आप बात को? बड़ी सीधी बात ये है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसे दौर में आपने, क्योंकि ये ऑपरेशन आज आपने किया, एक दिन पहले जो किया है जी, जब अफगान का विदेश मंत्री भारत आया हुआ है, आपने इस दिन को चुना है ताकि दुनिया में और ज्यादा बड़ा इशू बन जाए और जो कुछ बनाना चाहा है वो बन जाए। मेरा मतलब ये था, देखिए ये जो हमला पाकिस्तान की फोर्स पर हुआ था, जहाँ पाकिस्तान आर्मी के बहुत से इनके सैनिक मारे गए थे, उसके बदले में या उसको एलिमिनेट करने के लिए आपने ऑपरेशन किया अफगानिस्तान में। हाँ। और वो तब भी इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने 12 लोगों को मार दिया, और उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने बहुत सारे भारत के रो के एजेंट को भी मारा है, ये वहां का मीडिया कह रहा था। तो ये बात अगर वो कह रहे थे कि हमने मारा है, तो उन्होंने ऑपरेशन किया कैसे टाइम पे ये ऑपरेशन किया है, जब अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत में है। आप बात को समझे। तो उसके बाद आप ये 6 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्लेमर मैं दे दूं, हम तो मुस्तरद करते हैं पाकिस्तान के इस तरह से घिनौने किस्म के जो है दावों को, हम तो सिरे से खारिज करते हैं। बहरहाल हमारी हुकूमत की जानिब से, दिल्ली की जानिब से सख्त जवाब आएंगे पाकिस्तान को। जो कुछ अभी उन्होंने कहा है 24 घंटों के दरमियान कि ये इसमें भारत है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा में, और ये यहाँ पर ये जितना सब कुछ हो रहा है प्रॉक्सी वार है वगैरह वगैरह, वज़ीर दिफा कुछ कह रहे हैं, वज़ीर आज़म जो वहाँ के हैं वो कुछ कह रहे हैं, तो जिस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, तो बहरहाल हमारे पास से अब जवाब आएगा, करारा जवाब आएगा। जी नहीं, मैं इसको बेसिकली जो एक कूटनीति का चौसर है उस पे कौन सा मोहरा कहाँ चला जा रहा है, मैं तो उस पे बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं आज किसी को भी टीज करने के मूड में नहीं हूँ, बल्कि समझाने की कोशिश करूँगा। टीज करने के लायक तो ये सारे मेरे, मुझे लगता है ना, सब ये पालतू बिल्लियां हैं, इनके सबके गलों में पट्टे हैं, कहीं दूर से डोर हिलाई जा रही है, ये एक दूसरे को फाड़े जा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मगर चलिए लोकल सतह पर बात कर लेते हैं, तो बिल्लियों के मालिक को थोड़ी दूर रख देते हैं। नहीं भाई साहब, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ कि हमारी सरकार के सतह पर, मतलब सरकारी सतह पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल किसी मीडिया के हवाले से नहीं, बल्कि हम जो है इनको जवाब देंगे, क्योंकि जो भी उधर से आ रही है बात। मैं भी चाहूंगा कि हमारी सरकार तुरंत पाकिस्तान को जवाब दे, क्योंकि अफगानिस्तान साथ खड़ा है। 2 फ्रंट वार जो है
जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें वहाँ के प्रधानमंत्री, हाँ। जनरल या फिर यूनाइटेड नेशन में जाके जैसे उन्होंने दावा किया कि भारत को हमने पूरी तरह से हरा दिया, उनकी नाक रगड़वा दी, उनके जूते रगड़वा दिए, पता नहीं क्या क्या बोला उस आदमी ने, हमारे कितने जहाज गिर दिए, ऊपर से वो ट्रम्प हमारी बेइज्जती किए जा रहा है। वो कभी वो 3 से शुरू होता है, 7 तक, 9 तक, 11 तक पहुंच जाता है, जहाज गिरा दिए। तो बात ये है ना कि ये सब चीजें तो जो चल रही है ये अलग है, मगर ठीक है, इस पर आ जाएंगे हम। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान। आप जी। सुनिए, मैं वही आता हूँ, आप समझिए। हमने ना मतलब लातादाद प्रोग्राम में बात की है कि अमेरिका ये कहता है कि भारत चाहे वाया पाकिस्तान लड़े मगर चीन के साथ लड़े और एक लंबी लड़ाई में शामिल हो जाए ताकि चीन को धरती पर लाया जा सके। भारत ने कोशिश की या नहीं की मुझे नहीं पता, कोशिश सफल रही कि असफल हुई मुझे भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि शायद लीडरशिप ने कोशिश की और घोड़े ने जो दौड़ने से मना कर दिया, हो सकता है ये भी मुमकिन। सवाल ये उठता है, या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है कि वही ठीक नहीं थी। बात ये है कि अब अगर भारत पाकिस्तान के साथ न लड़के और सिर्फ हवाई बातें करके, सिर्फ जुमले फेंक के, जुमलेबाजी के बम फेंक के बहादुरी दिखाता रहेगा, कभी रक्षा मंत्री, कभी विदेश मंत्री, कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, सब बयान के बम तो बड़े परमाणु भी चला रहे हैं, परमाणु से आगे हाइड्रोजन भी चला दिए, जमीन पे हमें एक भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अब ट्रंप जैसे लोग, उसके पीछे का जो डीप स्टेट है, अगर ये नहीं लड़ेंगे तो वो पाकिस्तान को तैयार करेंगे इस काम के लिए। वही किया है उन्होंने, वही किया है। तो उन्होंने अब अफगानिस्तान में जाके स्ट्राइक की है। उन्होंने भी पूरी तरह कह दिया होगा कि हम भी भारत पे हमला नहीं करेंगे, हम जो है अफगानिस्तान के इलाकों में हमला करके कह देंगे यहाँ हमने भारतीय रो के सारे अधिकारी मार दिए, सफाई कर दिया हमने सबका। तो इस पे जो है भारतीय राजनेताओं को बड़ी बड़ी बातें जो अपने देश में आंकते हैं उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जब जवाब देना पड़ेगा तो लड़ाई में उन्हें भी उतरना पड़ेगा। तो खेल तो वो चल रहा है ना ये पूरा का पूरा। यानी कि हुक्म के गुलाम पाकिस्तान ने ये जो काम किया है, इसमें घुमा फिरा के भारत की एंट्री को दावत दी गई है। और इसमें भारत की एंट्री को दावत जो दी जा रही है, ये पूरा खेल पेंटागन का है। आप अच्छे से जानते हैं जब पाकिस्तान का जो है क्या अफगानिस्तान के पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाला सऊदी अरब जी, क्या वो इस वक्त जो है पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनेंस करेगा? पाकिस्तान को फंड देगा, बोले ठीक है मारो तालिबान को। अगर मारो तालिबान को कहेंगे तो आपको पता है वो तो जो है किराए के लड़ाके हैं, उन्हें तो मतलब वो अब सवाल ये उठता है कि तालिबान नाम, टाइटल और उनकी पूरी ट्रेनिंग और उनका पूरा निजाम इसी पाकिस्तान के जर्नैलों ने चलाया है। जी हाँ, ज़ियाउल हक ने शुरुआत की और पूरी पाकिस्तानी का बच्चा ये कहता है कि हमने अमेरिका के लिए आतंकवादी डेवलप किए, हमने तालिबान डेवलप किए, हमने पूरे खित्ते को डिस्टर्ब रखा। नहीं भाई साहब, वो तो नहीं कहते ना, वो थोड़ा ही कहते हैं कि हम ये तालिबानी टेररिस्ट हमने बनाए या फिर टेररिस्ट उनको बोल, ऐसा तो नहीं होता। सब लोग, अरे साहब उनके सब लोग कहते हैं, उनके विलोकर कहते हैं, रोज कहते हैं। सब पाकिस्तान ऑफिशियली नहीं कहता, मगर बाकी तो सब कहते हैं। वो सारे यही चर्चा होती है, आप उनके विलोक उठा के देख लीजिएगा, सबके सब यही चर्चा करते हैं। हम ही ने इनको ट्रेनिंग दी थी, हम ही ने बनाया था, हम ही मुजाहिदीन के पीछे थे, हम ही तालिबान के पीछे थे, अमेरिका के से पैसे लेके हमने जो है इनको फैसिलिट की, ट्रेनिंग की और हमने इनको तैयार किया और उसके बाद हमने यहाँ पर रूस को हरवाया। तो ये रूस को मतलब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जब तक अफगानिस्तान में था तब तक उसका सारा का सारा बेस जो है वो पाकिस्तानी था। वो वहां पर उसके जहाज, उसकी सारी चीजें पहले वहीं उतरती थी, वहीं से फिर जमीन के रास्ते अफगानिस्तान में एंटर करती थी। अगर इतने दिन 20 साल वो नेबो कहते हैं अमेरिका के साथ लड़े, तो वो 20 साल वो प्रॉक्सी लड़े या फिर वो एक अजीब ही लड़ाई जिसकी बर्दाश्त नहीं कर सके लोग, मगर वो सारे के सारे पाकिस्तान के दम पे तो अमेरिका लड़ा वहां पे। जी जी। तो अब पाकिस्तान ने के दम पर ही बगराम बेस उनको चाहिए। तो बगराम बेस की बात की, बगराम बेस में जो है पाकिस्तान को भी घेर लिया, भारत को भी घेर लिया और घेर के रशिया और चाइना ने कहलवा दिया सब पे कि नहीं भाई बगराम बेस इस इलाके में किसी की जो एंट्री है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो भाई साहब यहाँ पर एक सवाल बनता है, तो क्या इससे मुराद ये है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की तो आपने भी आपका भी यह मौक़िफ़ रहा कि अमेरिका छोड़ कर गया है मगर पूरा नहीं गया, और ऐसा भी नहीं है कि मुकम्मल तौर पर जिसको हुकूमत दे दी गई है वो उसके जो है हुकूमत के पूरे ज़िम्मेदार हैं और उनके हाथ में कंट्रोल है।
ये बड़ी ताकत है, ये छोड़कर गए हैं, लेकिन इनके हाथ में कंट्रोल है। अब बगराम एयरबेस का तलब करना और उसके लिए ये सारी चीज़ करना, तो इससे मुराद ये है कि मुकम्मल कंट्रोल तालिबान का है अफ़गानिस्तान में। वैसे अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि एक एक इंच ज़मीन जो है उस पर हमारा जो है पूरा कंट्रोल है और वो हमारी ज़मीन है। तो इससे मुराद ये है कि अमेरिका वाकई उसके कोई भी वहाँ पर जो है असरात नहीं है, और वो बगराम एयरबेस चाहता था। तो इससे मुराद ये है कि अमेरिका का असर नहीं है वहाँ पर। देखिए, और वो मजबूर है तालिबान, या फिर मजबूर से मुराद ये है कि वो मांगने की पोजीशन में है कि हम चाहते हैं। पूरी बात को आप समझे। सवाल ये उठता है, देखिए क्या होता है, निकल के आज बात करें तो ज्यादा बेटर होगा जी। सिर्फ जियो पॉलिटिक्स पर हम बात करते हैं। बात ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मादनियात यानी रेयर अर्थ मिनरल्स और जो कुछ वहां पर अफीम यानी ड्रग्स और ससुन यानी जो बैंकिंग परिवार है, उसके साथ साथ एक ससुन परिवार भी है जो भारी दुनिया के ड्रग्स को कंट्रोल करता है जी। 20 साल तक वहां उन्होंने ड्रग्स को पूरी तरह से किस कदर उगाया है ये आप जानते हैं, और किस कदर सप्लाई हुआ है। वो मतलब ये रेयर जितना ये चाइना अपना माल एक्सपोर्ट करके कमाता है ना, उससे ज्यादा अफगान की जमीन में जो है उन्होंने अफीम उगा के अपने देश में जो है, क्या वो तेल निकालेंगे सीरिया से, क्या तेल निकाला होगा उन्होंने इराक से, जो अफीम निकाली है उन्होंने अफगानिस्तान से। मगर ये सब बातें ना अब मानी नहीं जाएंगी, कोई मानेगा नहीं। जब अमेरिका को इस पूरे इलाके से कहीं और उन्होंने चिली के और दूसरे इलाकों में कुछ और डेवलप कर ली वो सब चीजें, तो उन्होंने ये इसको खाली कर दिया, और खाली करने के पीछे जो है ट्रंप का ही अपना एक प्लान था। ट्रंप आप जानते हैं कि अमेरिका बेसिकली वो एंटी अमेरिका है, और उसको गोर्बाचोव के बदले में यहाँ पर प्लांट किया गया है, और निश्चित रूप से वो रशिया की सोच के बाहर 1 इंच भी नहीं जा सकता। उसे रोज गाली देता हुआ दिखेगा, मगर कदम वही उठाएगा जो रशिया से फायदे का हो कुल मिला के, और वो जो रशिया का फायदा होगा उसमें चीन का भी फायदा होगा। अलबत्ता ट्रंप के पीछे बैठी हुई जो डीप स्टेट पुरानी है, जो ज़ायनिस्टों की है, वो पूरी अब भी कोशिश कर रही है क्योंकि यूसर्ड उसके कंट्रोल में है। तो यूसर्ड के जरिए ही ये सारी चीजें मैनिपुलेट की जाती है, पैसा ट्रांसफर किया जाता है, यूसर्ड के जरिए ही इन सिस्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। इसको ऑफिशियली तो कोई भी मतलब जो है इस तरह की जो पर्दे के पीछे गेम है उसको एक्सेप्ट नहीं करता ना कोई भी जी, तो जी. ये जो खेल होता है वो चंदे के नाम पे डॉलर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। चंदे का जो डॉलर आता है कि हमने तो यहाँ लगाया वहां लगाया, वो सारा जो है वेपन और सिस्टम और इस सारे चीजों में लॉबिंग में खर्च कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे कम से कम आम लोग या जर्नलिस्ट लोग उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो मेरा मानना बड़ा स्पष्ट यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान, क्योंकि उन्होंने चाइना का बहुत पैसा वहां पर इन्वेस्ट करवा दिया है जी, क्योंकि अफगानिस्तान के इन तालिबानों ने एक तरह से मतलब मैं अब एक बात कहूंगा बड़ी अजीब सी लगेगी आपको। हाँ। मैं जानता हूँ ये किसी के भी नहीं है, ये किसी के भी नहीं है, ये अपने हैं और अपने तक सीमित हैं, अपने कबायली इलाके तक सीमित हैं। वो ये सारी की पूरी जो चीजें हैं वो उतनी उनको लोग देखिए, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ना मजहब और दीन की एक चादर, एक दुपट्टा, एक पगड़ी, एक कुछ भी एक गेटअप दे दिया जाता है और उसकी ब्रांडिंग कर दी जाती है। तो ब्रांडिंग का भी थोड़ी से तो पर्दे खोलने की कोशिश करूंगा ना। देखिए भारत में भी कितना खतरनाक खेल खेला गया है, अभी तो इसके नतीजे आपको आने बाकी है, मगर अभी तो वो नतीजे पे बात कर लेंगे जहां आप कर रहे हैं। यहाँ नतीजे बड़े क्लियर हैं साहब कि अफगानिस्तान के अंदर जो भारी इतना डेवलपमेंट किया है, नहरें निकाल दी गई हैं, प्लांट लगाए जा रहे हैं चाइना की तरफ से, चाइना की तरफ से। अब जिसने पैसा लगा दिया इस अफगानिस्तान में, तो ये तालिबान किस मुंह से फोड़ के उनको बोलेंगे कि ठीक है हम बगराम बेस पैसा तो तुम्हारा खा जाएंगे और बगराम बेस हमको दे देंगे अमेरिका को। तो ये अमेरिका को ना देके जो नोरा कुश्ती शुरू की गई है, ये धोखा दिया जा रहा है रशिया और चाइना को, क्योंकि ये कभी किसी के हो ही नहीं है, ये सिर्फ अपने होते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी बात है ना आपकी। वो जो ये जो प्रचार फैलाया जाता है वो डोर टू डोर, और ये प्रचारक जिन्हें आप तो कुछ और ही कहते हैं, उनको मैं उन्हें सिर्फ प्रचारक कहता हूँ। ये बेसिकली टूल किट है
ये सब के सब एक टूल किट है मेरी नजर में, और मेरी नजर में नहीं, इन्हें जब कहूँ मैं आज साबित करके बता दूंगी, ये टूल किट है जो लोगों के जहन बदलने का काम करते हैं। ठीक है। जो ये कहते हैं कि एक काफिला निकलेगा, एक कारवां निकलेगा गाजा में, और फिर देखना मस्जिद अक्सा को जो है बचा लिया जाएगा। ये तो इधर बैठ के जो है नौटंकी करके थोड़ी सी औरतों के साथ में हम नहीं पिलाएंगे, फिर औरतों के साथ ही बैठे हुए हैं। तो ये जो गाजा को बचाने जा रहे थे वो तो जो है कुछ पूरी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे अभी। तो सवाल ये उठता है साहब कि जो बेसिकली ठीक है, इंसान होते हैं। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर एक बात आपने, एक बुनियादी तौर पर ये बात आपने रखी कि अफगानिस्तान में चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है और चाइना ने भी एक खास दिलचस्पी लेते हैं उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है भाई साहब जी। ऐड कर दो, हाँ हाँ बहुत क्लियर। हाँ, अफगानिस्तान के पीछे किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान ने से पूरा का पूरा जो किर्गिस्तान से निकलेगा अफगानिस्तान की परली सरहद से होते हुए ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से निकल चुका है एक बेल्ट एंड रोड, जो जहां से पहुंचेगा तेहरान, और तेहरान के बाद जाएगा अजरबैजान, और अजरबैजान से जो है आपका जाएगा तुर्की, और तुर्की से जाएगा आपका यूरोप, और यूरोप से जाएगा मॉस्को। तो ये एक पूरा मैप आपके साथ में 1000 बार समझा चुका हूं। आज वो मैप उस पर बहुत जबरदस्त काम हो चुका है, और जब अब चीन ने जहाजों के कारोबार पर टैक्स लगाकर पोर्ट पर खड़े होने का जो है एक तरह से समुद्री व्यापार को बंद करने का प्लान शुरू कर दिया है, और बेल्ट एंड रोड को जिंदा करने का काम शुरू कर दिया है। तो ये बेल्ट एंड रोड को रोकने के लिए ये जो बिल्लियां लड़ाई जा रही हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती, माफ करना, मैं नहीं कहता कि ये तमाम दुनिया, ये तीनों देश के लोग मुझे इंसान माने, मगर मैं भी इनको बिल्लियों से ज्यादा कुछ नहीं मानता। ठीक है वाइज, अब बेल्ट एंड रोड की भी बात आपने की, लेकिन यहाँ पर बेल्ट एंड रोड के हवाले से भी, क्योंकि फिर वो जो मतलब कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन, कोई किसी का मुखालिफ, किसी के मफादात, बहुत सारे फिर सवालात आ जाते हैं कि कौन से ग्रुप का कौन किधर जा रहा है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक यानी कि पेचीदगी नजर आ रही है डिप्लोमेसी में भी, स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात में भी, मुखालिफतों में भी, मफाहमत में भी और ग्रुप्स में भी। मामला क्या है इसको समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक से पहले भाई साहब बेल्ट एंड रोड की बात कर रहे थे, यानी वही अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको, और उसका एक्सटेंशन बेल्ट एंड रोड, तो अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और चाइना जो है इसका मुहर्रिक है। चाइना जो है सारा जो है इस मामले को आगे बढ़ा रहा है, और उसने अफगानिस्तान में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, और अमेरिका के जाने के बाद यानी हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में इस वक्त कुलीदी जो रोल नज़र आ रहा है वो चाइना का है। अब सवाल यहाँ पर यह है भाई साहब कि अब चाइना एक जानिब पाकिस्तान भी उसको, पाकिस्तान से भी उसके जो है ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से किस तरह से आप उसको जो है नकार सकते हैं या फिर उसको मुस्तरद कर सकते हैं, और फिर अब दूसरी जानिब अफगानिस्तान भी आप कह रहे हैं। अब तीसरी तरफ अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि अब भारत के साथ जो अफगानिस्तान ने, या फिर भारत ने जो तालिबान हुकूमत के साथ जो एक पेशरफ्त की है, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना से हमारे भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं और बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। हम बाज़ाब्ता तौर पर एक ग्रुप का, आलमी जो यानी हम कहेंगे कि पावर्स हैं, उस ग्रुप का हम हिस्सा भी हैं कि चाइना की जारियत को हम रोकें, चाहे कहीं पर भी रोकें, समंदर में रोकें, जज़ायर में रोकें, सरहद पर रोकें। तो अब ये किस तरह का मामला नज़र आ रहा है आपको कि अगर हम अफगानिस्तान से, तालिबान से खुरबत इख्तियार करते हैं तो फिर ये तो वाया वाया चाइना की बात हो गई। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ, वो सुने आप जी। दरअसल क्या है, अगर आपके लोग जो तजिया है या विश्लेषण है जी, अगर किसी इंसान से सीख के कर लें तो उनको समझ में भी आ जाए कि असल में ऐसा क्यों होता है। तो कुछ तो थोड़ी बहुत जो है इंसानों जैसी तजिए भी इनके भी हो जाए, मगर फिर भी आप सुना। देखिए मेरा हक है जलील करना, क्योंकि मैंने जलील ही समझता हूँ, तो इसलिए मैं अब आपको अपनी बात समझाता हूँ। बात ये है कि भारत जो एक्सपोर्ट करता है ना साहब, वो क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? या तो सस्ती मजदूरी यानी लेबर, चाहे वो आईटी सेक्टर की लेबर हो या फिर वो सर पे बोझा ढोने वाली लेबर गल्फ में हो, जिससे आपको फॉरेन करेंसी आती है, जिससे आप बाकी की गोल्ड ये सब की पूर्तियां करते हो खरीदने की, क्योंकि गोल्ड यहाँ के कल्चर में है। यहाँ की शादी, मरने से, पैदा होने से लेके मरने तक गोल्ड जो है यहाँ रिचुअल में है। पूजा से लेके पता नहीं कहाँ, मतलब दुनिया में तो गोल्ड को एसेट के तौर पर देखा जाता है, भारत में यहाँ कल्चर के तौर पर देखा जाता है।
अब आप आ जाते हैं, ये आपकी ये सब आप ना इम्पोर्ट करते हो, आपके यहाँ ना कभी खदान थी, ना कभी है, ना कभी होगी। भूल जाए, ये सब झूठ बूठ की कहानियां लिखते हैं ना, कुछ होता नहीं है इससे। वो सब मसालों के बदले आती थी, उधर से आता था वोट। आज भी उधर से आ रहा है, अमेरिका से डॉलर के बदले खरीद के लाते हो। अब आ जाते हैं अब अगली बात पे। आप जो एक्सपोर्ट आपने यूरोप को बढ़ा दिया, नीदरलैंड को, इधर उधर आपको ब्रिटेन को, जर्मनी को, जो आपको यूरोप को जा रहा है, हाँ। उस सस्ती दरों पे तेल आप खरीद के ला रहे हो कहाँ से? रशिया से। हाँ। जो रशिया का तेल आप लाओ वही तो यूरोप को बेच रहे हो ना। अगर आप रशिया का तेल छोड़ दोगे तो आप कद्दू एक्सपोर्ट करोगे क्या? कद्दू तो लेते नहीं है वो लोग, उनके यहाँ बतेरे होते हैं कद्दू। तो कद्दू तो नहीं, हमारे पास सब्जियां हमारे पास होती हैं, सब्जियां बहुत उगाते हैं। सब्जियां तो पाकिस्तान भेज सकते हो, टमाटर, बाकी आपकी सब्जी का कोई खरीदार नहीं दुनिया में। या आप करी पत्ता भी भेज सकते हैं गल्फ में, वो भी बाहर के ही खाते हैं, दुनिया में और कोई नहीं खाता उसको। अब आगे आता हूँ मैं दूसरी बात पर, क्यों मेरे को बेइज्जती करवाते हो आप इतने लोगों की। अब थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ जनाब। अब आप जो गल्फ को के अलावा पूरी दुनिया को जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप जो है मोटर पार्ट्स में, ये सब का सब आप विदेशी कंपनियों का माल होता है। वो विदेशी कंपनियां यहाँ कुछ बनवा के एक्सपोर्ट कर रही हैं। आपकी तो सिर्फ जो है 2 ही कंपनी है, बाकी सब विदेशी ही कंपनी है। उनको लेबर यहाँ सस्ती पड़ जाती है, इसलिए वो यहाँ भी जो है उनके पार्ट्स बनवा के दूसरों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तीसरी बात आप सोचिएगा कि चाइना का आप जो जो आप हर माल चाइना का लेके आते हो और अपने शेड में, अपनी फैक्ट्री के नाम पर जो आपने वो मजदूरी खाने खोल रखे हैं, उन मजदूरी खाने में वो सारी की सारी मशीनरियों को आप असेंबल करवाते हो, और असेंबल करवा के फिर उसे यूरोप को एक्सपोर्ट कर देते हो। तो आप रूस और चीन से माल नहीं लाओगे तो कंगलो तुम्हारे पल्ले है क्या? तुम यूरोप को और अमेरिका को एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमा लोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं। यानी अगर तुम कोई मुनाफा कमा सकते हो तो रूस और चीन का जो माल बेचते हो उसी से कमा सकते हो, कंगलो। उसके बाद जो है तो जो ट्रेड दिखाते हैं, मतलब कुल मिला के किसकी बात दिखा रखे? तुमको माननी पड़ेगी, तुम्हें रूस चीन की भी माननी पड़ेगी, तुम्हें यूरोप की माननी पड़ेगी कि तुम्हारे पास पल्ले है क्या, कंगलो। भाई साहब, मैं यहाँ पर आपसे ये चाहूँगा कि बड़े अदब के साथ, बड़े जो है बिल्कुल पार्लिमानी जो गुफ्तगू जिस तरह से हो रही है, भाई साहब आप बिल्कुल आप तनकीद करें, किसी पर भी तनकीद करें, आप धंधा क्या हो, नहीं आप तनकीद करें, लेकिन अल्फाज जो है सख्त ना हो, अल्फाज जो है गैर मेयारी ना हो, आपके मेयार के तहत जो है वो अल्फाज हो। मेरा मेयार आजकल कुछ रहा ही नहीं, मैं इनमें अपने आप में भेड़ बकरियों में गिनता ही नहीं, इसलिए मुझे इनमें मेयार कंपेयर ही नहीं करना है। क्यों गुस्सा कर रहे हो? नहीं ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ठीक है, आप तनकीद करने का पूरा हक़ है आपको, आप बिल्कुल आप आईना भी दिखा सकते हैं, इससे कोई किसी को जो है वो नहीं है, आपका काम है, हमारा काम है कि हर चीज़ को हम बताएं, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो होनी चाहिए ना, आपकी याद कर लेता हूँ, इनकी तो मैं करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर हमारा आईटी सेक्टर भी तो है, सारी दुनिया में जो है हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर अच्छा ठीक है, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि चाइना से हमारा जो है ताल्लुक़ ट्रेड के एतबार से ज़रूरी है, रशिया से हमारे जो है ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी है से मुराद ये तो नहीं है ना कि हम जो है इस ज़रूरत की वजह से हम डोकलाम को भूल जाएं, हम इस ज़रूरत की वजह से हम लद्दाख के इलाक़ों को भूल जाएं, हम इस ज़रूरत की वजह से अरुणाचल को भूल जाएं, हम इस ज़रूरत की वजह से उन तमाम चीज़ों को जो माजी में हुई हैं उन सब को भूल जाएं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते, आप ये तो नहीं कह सकते ना हमसे। तो क्या कर लोगे? अब डिस्प्यूट को बरकरार रखेंगे ना, डिस्प्यूट को बरकरार रखेंगे। कॉर्ट के हम मेंबर हैं, हम कॉर्ट के मेंबर हैं। आप पता क्या कहना चाहते हैं? हाँ। आप ये कहने के रखते हैं कि मान लिया प्याज खाओगे या जूते? अब फिर आपने जूते चप्पल ला दिया भाई साहब, नहीं प्लीज। आप प्याज भी खाओगे और जूते भी। आप अगर मान लिया डोकलाम की बात करें, अरुणाचल की बात करें, अगर आप चलो मान लिया आप डोकलाम की बात करें, चलो युद्ध शुरू करो, आप ट्रेड बंद कर दो, आप कर दोगे तो तुम्हारी सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, तुम्हारे सारे मजदूर कंगले हो जाएंगे, ये सब के सब तुम्हारे गद्दी से घसीट के गलियों में घसीटेंगे, तुम्हारी राजनीतिक पार्टियां तो तुम्हारी अगले 100 साल के लिए खत्म कर देंगे। ये रिस्क लेगी कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या?
कि वो एकदम जो है कई करोड़ लोगों को बेरोजगार कर देंगे। जो यहाँ के लाला जो ट्रेडिंग में कमा रहे हैं, जो जो वहां से माल सस्ते में अच्छा, ठीक है भाई साहब, बड़ी 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 सुलझे हुई बात हम कर रहे हैं, तो मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये करूँगा कि शायद ये वो सारी चीज़ें हैं, शायद जो आप कह रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री देखते हुए उन्होंने क्या नारा दिया है? उन्होंने यही तो नारा दिया है ना। बिल्कुल, मैं देखिए, मैं कोई तंज की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई चीज़, बात वही कर रहा हूँ कि जो चैलेंजेस है और जिससे हमको निपटना है, किस तरह से निपटना है, वो सारी चीज़ें, मतलब इसी को देखते हुए मेक इन इंडिया की बात की गई। अब तो ये है कि भारत खुद पर यानी इन्हिसार करेगा, खुद पर इसकी जो है डिपेंडेंसी होगी, किसी और पर नहीं होगा। तो ये नारा दिया है ना, आप इसको भूल गए? अब आप पत्रकार तो है ना कि अब आप मेरे तरफ आ गए, तो ठीक है, चलिए आप जो चाहें वो करें। चले, मैं तो तैयार हूँ, आप मेरा कर दे जो चाहे वो, लेकिन मैं देश के हवाले से जो, जी, आपने एजेंसियां ले रखी हैं, आपको खबरें सब आती हैं, आप लगातार पत्रकारिता में जो है वो पढ़ते हैं, और आपके पास जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि भारत ने आईटी सेक्टर में ये इजाद किया है जिसके बगैर जो दुनिया की मजबूरी बन चुका है, वो इजाद किया है। एआई का जो बेसिकली जो उसके मेमोरी है या सर्वर है या उसकी जो कैलकुलेशंस हैं, क्या जो लोगों ने बना लिया है ना चीजें, आपके पास वो सिर्फ उसमें ट्रेनिंग लेके अच्छे लोग होते हैं, जो बेहतरीन आपकी यूनिवर्सिटियों में मजदूर तैयार किए जाते हैं। एक मजदूर वो होता है जिसे करंगी हाथ में देके प्लस्तर करना सिखाया जाता है, सर पे ईंट ढोना सिखाया जाता है। एक मजदूर वो होता है कि इजाद करने वाले आपकी आईटी, आपकी यूनिवर्सिटियों के अंदर उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि ये जो है ये डिजिटल कट्टा है, इसको आपको यहाँ से सर पे उठाना है, यहाँ तक धो के चलना है, यहाँ तक जो है आप इस जाके इसको रख देना है। ये वो सब वो लोग सिखाते हैं बना के। तो आपके जो ये सस्ते मजदूर है ना, जिन्हें आप इंजीनियर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के ये वो मजदूर हैं जो अपने दिमाग के अंदर एक मजदूर से ज्यादा बोझा ढोने का काम करते हैं। किराए पे खुश हो रहे हो फिर भाई साहब, देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपसे कि आप जिस तरह से हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं उनको अगर हल्के में ले रहे हैं तो लें, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको हल्के में नहीं लिया। यहाँ तक कि जब अमेरिका ने H1 वीज़ा के हवाले से सख्ती की तो हमने वेलकम किया, हमने ये कहा कि हमारा जो क्रीमी लेयर है वो हमारे देश में आएगा तो हम उनसे काम लेंगे, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें जो अब तक हम बाहर से यानी डिपेंडेंट हुआ करते थे, अब हम खुद बनाएंगे। मतलब ये कि आप ये सोच रहे हैं कि बस आप रात में सोएं और सुबह में उठ जाएं तो सारी चीज़ें तैयार हो जाएं, मतलब ये भी तो आप सोचिए ना, वक्त लगेगा ना उसको। आपका प्रधानमंत्री रोने पीटने, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री आपके भी हैं। चलो मान लेते हैं भाई, देश में रहते हैं तो प्रधानमंत्री तो मेरा ही होगा, पर मानता नहीं मैं। तो दूसरी बात ये है कि सवाल ये है साहब कि 1984 में आपने एक जहाज बनाना शुरू किया जब कांग्रेस की सरकार थी, फिर मोर्चे की सरकार। अच्छा, हम कहीं भाई साहब, मैं आप ही से चाहूंगा कि हम कोई दूसरी राह पे तो नहीं निकल गए। हम ये बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से ये जो ताल्लुकात है हमारे, ये क्या हैं, और फिर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हम दूर नहीं निकल जा रहे हैं? नहीं कर पाया हाँ, आप 1984 से लेके 1924-25 तक यानी 40-50 साल में एक जहाज में आप एक इंजन का इंतजाम नहीं कर पाए, बनाना तो दूर की बात है। हम ये बातें क्यों कर रहे हैं भाई साहब? हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? हम ये सारी टेक्नोलॉजी की इसकी हम सीधे सीधे बात कर रहे थे, तो सीधे सीधी बात करनी चाहिए थी कि अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात, ये जो तालिबान हुकूमत के और भारत के ताल्लुकात ये जो हो रहे हैं, ठीक है, इसका वेलकम हम कर रहे हैं, इसी पर बात करनी है हमको। हम क्यों, सिर्फ सवाल ये है कि क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ क्यों रहा है। ठीक है, उनका मामला तो हमने देख लिया, अब हम भारत और अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम गाजा की तरफ चले आएंगे। भाई साहब, इसको इतना मतलब क्यों हम लेंथी ले जा रहे हैं? नहीं ले जाते, वापस ले जाते हैं, जी, छोटा कर देते हैं। जी, देखिए बड़ी सीधी बात है जनाब, जी, कि जो भारत के संबंध अफगानिस्तान से आजादी से पहले से है, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, आपको पता होगा। जी, जी। दूसरी बात ये है कि पहले चूंकि वाया लाहौर, वाया यहाँ से होते हुए पेशावर और ये सब जो रास्ता होता था, यहाँ से हम सेंट्रल एशिया यानी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इवन मॉस्को, उसके बाद यूरोप तक हमारा रास्ता यही था। हाँ, पूरा रास्ता यही था। इसी रास्ते का झगड़ा आज चल रहा है। सवाल ये है कि रशिया और चाइना ने मिलकर जो रास्ते तय किए हैं, उसमें अगर हम अगर पाकिस्तान हमारा दोस्त हो जाए तो भी हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान की जरूरत पड़ेगी, अगर पाकिस्तान हमारा निजी दुश्मन हो तो भी हम
50% वर्ल्ड को छोड़ देंगे अगर हमने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। तो आप ना पूरी नाराजगी के साथ नाराज हो जाओ अफगानिस्तान से, बताओ उसका उखाड़ क्या लोगे? उसी की जमीन का इस्तेमाल करके तो आपको ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, उसी की एयर का इस्तेमाल करते हुए तो आपको सेंट्रल एशिया में जाना पड़ेगा अगर आप कोस्ट कट करोगे, वरना तो दुनिया के जहाज कंपटीशन में आएंगे, आपके जहाजों से सस्ते टिकट बेच के आपको खा जाएंगे। ये ऐसी टेक्निकल मजबूरी है, ये कहना एहसान नहीं कर रहे हो आप अफगानिस्तान पे। नहीं, अफगानिस्तान आपकी ऐसी मजबूरी है, वो ऐसा चौराहा है जहां से आपको गुजरना ही है, जिसकी एयर स्पेस का आपको इस्तेमाल करना, जिसकी जमीन का आपको इस्तेमाल करना, इसलिए उनकी मदद भी करनी, उनको चंदा भी देना, उनको टैक्स भी देना पड़ेगा आपको। आप भाग कहां जाएंगे? नहीं, सिर्फ हमारे लिए देखें, हमारे लिए सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो, और बिलखुसूस जो एक मुल्क हमारे पड़ोस में है जो हमको सताता रहता है, हम ज़रूर जो है चाहेंगे कि उसके बाजू, उसके पड़ोस में जो मुल्क है तो उसके पास हमारा जो है इन्फ्लुएंस हो, उसके पास हमारे असरात हो, उसके पास हमारी मौजूदगी हो, ताकि हम इस तरह के ममालिक को कंट्रोल कर सकें। ये हमारी बात हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। बहरहाल उसके साथ साथ मैं अब आपको एक इतनी बात भी मजबूरी नहीं है जो आप बता रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। आप हमारे पास समंदर है, हम चाहें तो अफ्रीका जाएं, हम चाहें तो मिडिल ईस्ट जाएं, हम चाहें तो यूरोप जाएं। मतलब थोड़ी ना अफगानिस्तान जो डेडलॉक, ना उसको समंदर है ना कुछ है। आप बिला वजह के बिल्कुल अजीब सी बात कर रहे हैं। यूरोप देखिए, मैंने कहा कि ये सारा करने के लिए आप दुनिया के बाजार से बाहर हो जाओगे, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, आपकी एयर कॉस्ट, आपकी सब कॉस्टें इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप मार्केट में कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। दुनिया के साथ बाजार को कनेक्ट करने के लिए आपको $10 $2 की कटिंग पर ही पूरा बाजार चलता है, भले ही वो डील ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की हो, मगर $1 जो लॉजिस्टिक कॉस्ट में मायने रखता है, वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम को बाहर कर देता है दुनिया के सिस्टम से। आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है बाकर साहब, ये सिर्फ हवा में अनपढ़ लोगों के उछाले गए जुमलों से कुछ नहीं। ठीक है, 2 मिनट में ये बता दीजिए, फिर हम गाज़ा की तरफ जाएंगे। आखिरी सवाल गाज़ा के हवाले से होगा। 2 मिनट में ये बता दीजिए कि अब ये जो तालिबान हुकूमत के साथ भारत का जो एक नया ये एक नया जो मंजर दुनिया देख रही है, ताल्लुकात जो नज़र आ रहे हैं अफ़गानिस्तान पर, तालिबान पर, क्या किस तरह से जो है यानी बिलीफ मुकम्मल किया भी जा सकता है? क्योंकि ये कभी अमेरिका के साथ रहे, रशिया को इन्होंने आउट किया, और फिर रशिया का साथ लिया, अमेरिका को आउट किया, अब जो है भारत का साथ हो रहा है। और फिर भारत जबकि रहा भी अफ़गानिस्तान में, लेकिन एक टाइम पर जो है हमको भी रिटर्न होना पड़ा, लेकिन अब फिर हम जो है ये हो रही, तो इससे क्या हासिल होगा? एक चीज़ हो गई, और आगे अभी चंद दिनों में क्या आपको नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान चल रहा है? दो बातें कहूंगा, बर्र सग़ीर में क्या हो रहा है? जी, दो बातें कहूंगा, शॉर्ट में कहूंगा। हाँ, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जब वहाँ तालिबान और अमेरिका लड़ रहे थे तब भी थे, जब करजाई था तब भी थे, जब जो है हमने वहाँ की ये तालिबान के बगैर ही वहाँ की पार्लियामेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेके बनाए, उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े बांध और डैम्स के कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों के पास रहे हैं। तो ये सरकार रहे न रहे, इससे पहली सरकार हो या ये सरकार हो, सबके अफगानिस्तान के साथ बदस्तूर कॉन्ट्रैक्ट चले आ रहे। कभी हम पॉलिटिकल कारणों से उनका यहाँ भारत में प्रचार करते हैं और कभी नहीं करते हैं। अच्छा, कभी हम उसे सार्वजनिक करके जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, और कभी हम उसको सिर्फ कर्टन के पीछे उस पर बात करते हैं। सवाल ये उठता है कि आज अगर तालिबान जो आप पूछेंगे, मैं खुद ही इंक्लूड कर देता हूँ सब में, भारत की राजनीति इस वक्त नफरत आधारित है, और नफरत आधारित यानी कि रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई। भारत की नहीं हो सकती भाई साहब, किसी पार्टी की हो सकती है, भारत की नहीं हो सकती। नहीं, भारत में ही एक पार्टी जो पूरी भारत पे काबिज है इस वक्त, उसी की है। एक दलित ने जो है वो जातिवादी सूचक, भारत की पॉलिसी अमन की है, मोहब्बत की है। ये अभी तो सरकार जिनकी है उन्हीं का भारत है, और वो भारत की पॉलिसी इस वक्त जो है टोटली नफरत की है, जो दिखाई दे रही है आईपीएस की मृत्यु में भी, और जो है मतलब जगह जगह पर रोड पर भी आपको चलते हुए दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री तक कहते हैं तालिबानों को काट दो, तालिबान अगर बनोगे तो बाहर भगा देंगे। मुख्यमंत्री भी इस बात को जोर शोर से कहते हैं, और फिर तालिबान के आगे रेड कारपेट बिछाकर जो है वो देवबंद तक लेके जाते हैं। ये कहानी क्या है? दरअसल ये दिख रहा है कि जो कुछ फार्मूले थे अब देवबंद जाना भी जो है अखर जाएगा। देवबंद जाते हैं तो ठीक है, पे मजहबी मामला है ना। मुझे नहीं अखरेगा कि आपको अखरेगा, अगले 10 साल तक अखरेगा साहब, लिख के रख लो, नोट कर लो। जितने दर्शक सुन रहे हैं वो ध्यान से मेरी बात को डिप्लोमेटिकली नोट कर लें। तालिबान मतलब यहाँ पर मुत्तकी का
देवबंद जाना और उसे मीडिया में हाईलाइट करके ग्लोरीफाई करना और काफिले को और ज्यादा लंबा करना और वहां पर लोगों के हुजूम को बहुत बड़ा करके दिखाना। ऐसा लगा जैसे जितने अफगानिस्तान में तालिबान नहीं है उतने तो जो है देवबंद इदारे में है। तो ये जो सूरतें हुई है और जो रकबत दिखाई गई है वो इसलिए दिखाई गई है कि आगे ये दिखाया जा सके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा कि देखो ये कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं इस देश में। ये टूल के लिए जो है तालिबान का इस्तेमाल किया गया है। बाकर साहब, ये बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। आने वाले दिनों में ये फोटो आपको इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगे, जुमलों में दिखाई देंगे, स्पीच में दिखाई देंगे, हिंदू भाइयों को डराने के काम आएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? यही तो मुझे अफसोस होता है इस मुसलमानों की अकल पे। मुझे हैरत होती है इन लोगों के पत्रकारों और इनके लीडरों पे कि वो क्या 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 ज्ञान देना चाहते हैं लोगों को, क्या समझाना चाहते हैं वो लोगों को। न मुझे देवबंद से कोई नफरत है, न मुझे तालिबान से कोई नफरत है, मगर जिन षड्यंत्रकारियों ने ये षड्यंत्रकारी की है, ये जो एक जाल बिछाया है, जो मोहरेबाजी की है, ये जो अगले 10 साल के लिए नफरतों का टूल तैयार किया गया है, ये इस देश के मुसलमानों को जेलों में भेजने के लिए, उन्हें जलील करने के लिए, उन्हें उनसे अपने लोगों को डराने के लिए, ये जो बहुत खड़ी है, ये एक परमाणु बम फटा है। आप क्या समझते हैं इसको? ठीक है, किसी अगले प्रोग्राम में हम इस हवाले से यानी इस नुक्ते से, क्योंकि बिल्कुल आखिरी वक्त में जिक्र हुआ है, ज़िमनी तौर पर हम जो है शायद स्किप हो जाते और हम गाज़ा की बात कर लेते, लेकिन बात छिड़ गई है। तो इस हवाले से एक लोगों के दरमियान भी जो है इस हवाले से एक तशनगी बाकी रहेगी। वक्त नहीं है, इस पर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि हम तो इसको बड़ा खुश आइन समझ रहे हैं, लेकिन अगर इसके पीछे ऐसी कोई बात है तो वाकई उस पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है भाई साहब, आखिरी सवाल। अपनी अपनी जेब में पर्चे लिख के डालो। ठीक है, आखिरी सवाल गाज़ा के हवाले से, बिल्कुल 4-5 मिनट है, लेकिन चूंकि पीर का दिन बड़ा अहम होगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कल का दिन कितना अहम है और क्या लग रहा है कि क्या सिर्फ कैप्टिव्स की रिहाई तक ये मामला रहेगा, उसके बाद फिर जो है फिर इजराइल अपनी वाली पर आ जाएगा? कोई वाली पे नहीं आ पाएगा, वो कोई वाली पे नहीं आ पाएगा। इजराइल ये जंग हार चुका है बुरी तरीके से। और माफ करना, ये एक लंबी वार्ता का विषय है जो आपको अगर सिर्फ गाजा पे बात करनी है तो कहां कहां से किसने डिच किया और कहां जाकर इजराइल टूट गया, ये एक पूरी चेन है। और ये चेन आपने और हमने बहुत पहले कैलकुलेट करके कही थी ना प्लेटफॉर्म पे, जाओ इजराइल मुस्तहकम नहीं रहेगा, और आज नहीं रहा। यानी कि अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए जो बहुत कम बचे हैं, उसके बावजूद तुम्हें डील करनी पड़ रही है, तुम्हें शर्तें माननी पड़ रही है। तुमने पूरे की पूरी दुनिया को अपने साथ मिला के मुसलमानों सहित तुमने एक एक ईंट वहां से तोड़ दी, मगर उन मुसलमानों को उनकी जमीन से तुम न हटा सके और तुम्हें घुटने टेक कर आज समझौता करना पड़ा। और आज उसके गारंटर और उसके यहाँ फोर्सेस जो कभी नहीं हो सकता था, अब मुस्लिम ममालिक जिसमें तुर्की भी, इजिप्ट भी, ये लोग शामिल होंगे और इनके अंदर जो कोऑर्डिनेटर पैदा करके तुमने इजराइल के नाम पर जो पूरे यूरोप कंगला होने जा रहा है, जो अमेरिका टूटने जा रहा है, जो देखिए ट्रिलियन डॉलर का डेली नुकसान हो रहा है, कहां बर्बाद हो गया। ये सिर्फ इजराइल को बनाने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए इन्होंने यूक्रेन में फंसाने का रशिया का जो ड्रामा रचा, और रशिया ने पलटवार करके जो इनको यहाँ पर फिर उसी तरीके से फंसा के इनके नकेल डाली। और एक एक एक्टर को जिस तरीके से, ये तो 1 घंटे का प्रोग्राम है बकर साहब, इसमें एक एक चीज बताऊंगा किसने कहाँ गद्दारी की। और तुम आज भी गद्दार को हीरो, हीरो को गद्दार समझ रहे होंगे। मैं एक एक चीज खोल के आपको बता सकता हूँ। हालांकि ये युद्ध शुरू होने से पहले, लड़ाई शुरू होने के 2 साल पहले आपको बता चुका था कि ये लड़ाई होगी और इसमें इंशाल्लाह ना कोई ग्रेटर इजराइल। याद है आपको मैंने कहा था, ये जितने दावे कर रहे हैं ना, कुछ कुछ पढ़ पढ़ के सुना के, अब तो ग्रेटर इजराइल बन के लेगा, अब तो फला लेगा, उन सबको आके मेरे से माफी मांगनी चाहिए, पूरी की पूरी मिल्लत को। 2 अरब मुसलमानों को झूठ बोलने वालों, फरेबी मक्कारों, तुम लोगों को गुमराह करते। ठीक है भाई साहब, ठीक है, हम ठीक है, और तुम लोग जो तुम अपने आप को प्रचारक कहते ठीक, हो, झूठो नहीं ठीक है, वो तो माफ़ी तो उन मजलूमों से मांगनी चाहिए सबको, उन फ़लस्तीनियों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है सबको, जो जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया और डटे रहे। और उन्होंने यकीनन सिर्फ एक अपने हक़ के लिए नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सारी दुनिया के लिए और दुनिया की सारी इंसानियत के लिए, यकीनन हम ये कह सकते हैं अपने हक़ के लिए उन्होंने जिस तरह से सारी इंसानियत ने उनसे गद्दारी की। हाँ, और उन्होंने सबकी जंग लड़ी और आज अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। और यकीन मानिए,
अब वो दिन आ रहे हैं जब फिलिस्तीन देश को बिल्कुल एक अलग से देश बना दिया जाएगा और ये मुसलमानों की इस्लाम की क़यादत करेगा। और जब चीखेंगे वो भी जो अभी तक अपने आप को अलंबरदार कह रहे हैं, ये फेक लोग जो है अब आपको जो है धीरे धीरे बैकफुट पे नजर आएंगे। अब मुसलमानों को मुसलमानों के अपने अंदर जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो बेदारी का काम भी शुरू किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि नकली जो रहबर तुम्हारे बने बैठे, इनको खींच लो इनके दस्तानों से और इनके सबिस्तानों से और इनको बात करो। ये झूठ बोल के तुमको मनोवैज्ञानिक हार में धकेलते हैं, ये तुम्हें हरवाने का काम पहले अकली तौर पर मनोवैज्ञानिक तौर पर हरवा देते हैं। ये चवन्नी और डॉलर खा के इजरायलियों का, यहूदियों का, इस्लाम का चोला पहन के घूमते हैं, झूठे फ्रॉड। ठीक है भाई साहब, आपके सख्त जो अल्फाज हैं उसको हम जो है किसी सूरत जो है उसकी हम वो नहीं करते। हम उसको चाहेंगे कि जो है वो ना करें आप, और तनकीद हो सकती है सारी चीज़, लेकिन और मेरी बात जो मैंने कैलकुलेट, बिल्कुल 1 मिनट है हमारे, वो अल्लाह की बात थी जो मैंने कैलकुलेट करके बताई थी। मैंने भी कुरान और मुतालों से सब कुछ निकाल के ये सारी चीजें बताई थी और दुनिया के हालात देख के, मगर जो लोगों को गुमराह कर रहे थे वो फ्रॉड थे। ठीक है भाई साहब, अलहदा फिर प्रोग्राम करेंगे और गाज़ा की मुकम्मल सूरत हाल, और फिर देखना यही होगा नाज़रीन कि कल का जो समिट है, सीज़ फायर समिट, जो मिस्र के शर्म शेख में मुनक़्क़िद होने जा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की भी शिरकत है, जिसमें जो मीडिएटर्स हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक, और फिर इसके साथ साथ इज़राइली वफ़द भी है और फिर हमास का वफ़द भी है। तो आगाज़ किस तरह से होगा, यानी जो रिलीज़ किया जाएगा कैप्टिव्स को एक तरफ से, और फिर इसके बाद फिर इज़राइल भी जो फ़लस्तीनी महरूसीन हैं उनको भी जो है रिहा करेगा। 1700 कहा जा रहा है, 2000 कहा जा रहा है, लेकिन अब बात अहम तरीन ये है कि इसके बाद के जो यानी फ़र्स्ट जो फेस है, इसके बाद के जो मामलात हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, जो एग्रीमेंट हुआ है, उस पर क्या वाकई इज़राइल पाबंद रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल भाई साहब ने कहा है कि वो उसको रहना पड़ेगा, लेकिन हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर ये देखेंगे कि कल का यानी 24 घंटों के बाद क्या सिचुएशन होती है और फिर क्या अंदाज़ा किया जा सकता है आने वाले दिनों के हवाले से, उस पर बात करेंगे। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।